नो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आज के सेशन में हम लोग दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। एक है आपका सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, ठीक है। दूसरा रहेगा टॉपिक हमारा वो है सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, जो कि देखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन फ्रीक्वेंट पूछा गया है, तो इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको इनके कंसेप्ट आनी चाहिए और इनके एमसीक्यूज क्या पूछे जाएंगे मैं आपको इन बिटवीन लेक्चर ही बता दूंगा, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक छोटा सा किसी का क्वायरी है, वो उसने पूछा है कि सर सरफेस और सब सरफेस सॉइल में क्या डिफरेंस होता है, क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? तो डेफिनेटली करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको अपने स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे हम आपको ये टॉपिक जो हमारा डिफरेंस है उसको हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें सरफेस सॉइल, तो क्या आपको पता है कि सरफेस सॉइल किसको बोलते हैं? इतना तो पता होगा सरफेस सॉइल किसको बोलते हैं और सब सरफेस सॉइल किसको बोलते हैं। देखिए, सरफेस की बात करें, मान के चलो ये मिट्टी है आपकी, तो ऊपर का जो लेयर हो गया, ऊपर का जो लेयर हो गया हमारा, वो आता है सरफेस में, ठीक है। अभी आप कहाँ खड़े हो? सरफेस में खड़े हो, अर्थ के सरफेस पे खड़े हो ना भाई। जो भी आप काम कर रहे हो अर्थ के सरफेस पे ही कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर हम सब सरफेस की बात कर लें, तो अब आपको मैं बताता हूँ, आपको जरूरत पड़ी कि हमें एक कुआं खोदना है यहाँ पे, तो आपने एक कुआं खोदना स्टार्ट करी। फिर आप यहाँ से नीचे जाते लगे, नीचे जा रहे हो। नीचे आपको क्या मिलेगा? पत्थर मिलेंगे, अलग अलग रंग की मिट्टी मिलेंगे। दैट मीन्स कि आप जब नीचे जा रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे? सब सरफेस, मतलब सरफेस के नीचे, ठीक है। तो दोनों में पता चल गया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको दोनों में डिफरेंस नहीं पता होता है। सरफेस सॉइल जहाँ पे आप खड़े हो, सब सरफेस मतलब आप उसकी इनर साइड जो है, इनर लेयर जो हो गया, उसको हम सब सरफेस बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना बातें क्लियर हो गया। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है और वही आपको जानना है आज। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें सरफेस सॉइल की, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ सरफेस सॉइल, ठीक है। और दूसरा हम अगर बात करें सब सरफेस सॉइल, देखिए अगर हम सरफेस सॉइल की बात करें तो पहला डिफरेंस जो निकल के आता है वो ये होता है कंप्लीटली वेदर्ड, है ना। कंप्लीटली वेदर्ड सॉइल होता है, मतलब कि ये वो सॉइल होता है जो कि वेदरिंग प्रोसेस होने के बाद, कंप्लीटली वेदरिंग होने के बाद हमारा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मतलब सोचिए कि नीचे की तरफ हमारा बेड रॉक था, इसमें हमारा वेदरिंग हुआ, उसके बाद ऊपर एक लेयर बना, फिर इसमें वेदरिंग हुआ और लेयर बना, इसमें वेदरिंग हुआ, एक और लेयर बना, इसमें वेदरिंग हुआ, फाइनली एक लेयर बना। तो ये हमारा टॉप लेयर हो गया, इसमें और वेदरिंग होगा, फर्दर ये और लेयर बनाएगा। तो जो सरफेस सॉइल होता है ना, वेदरिंग होते 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 फाइनली पहुंचता है। दैट मीन्स कि ये वो सॉइल होता है जो कंप्लीटली क्या होता है? वेदर्ड होता है, टूटा हुआ होता है। लेकिन यही अगर हम सब सरफेस की बात करें तो ये वो सॉइल होता है जो कि क्या होता है? पार्शियल वेदर होता है, जो कि मतलब उतना ज़्यादा टूटा हुआ नहीं होता है, क्योंकि ये नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है। तो ये पार्शियली वेदर्ड होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ पहला डिफरेंस, ठीक है। दूसरा डिफरेंस की बात करें, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर है तो इसमें क्या पाए जाएंगे? बहुत सारे पोरस पाए जाएंगे, है ना। पोर्स, इसमें पोर्स होंगे, मैक्रोपोर माइक्रोपोर प्रेजेंट होंगे। साथ में ये क्या होगा? फ्राइबल होगा, ठीक है, लूज होगा। लेकिन अगर हम सब सरफेस की बात करें तो ये मैसिव होगा, इसमें आपको उतना ज़्यादा पोर्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होंगे? कंपैक्ट होंगे, ठीक है। कंपैक्टनेस की वजह से इसमें क्या होती है? मैसिव होती है और इसमें पोर्स भी आपके कम देखने को मिलेंगे। खुद सोचिए ना कि ये मिट्टी थी आपकी, है ना, इसमें आप वेदरिंग हुआ, फिर ये वेदरिंग हुआ, फिर वेदरिंग हुआ, फाइनली पूरा लूज हो गया। लूज हो गया, जाहिर सी बात है इसमें एरेशन भी होगा। लेकिन जो नीचे की तरफ मिट्टी है वो दबी होंगी, कॉम्पैक्ट होगी, तो इसमें पोर स्पेस भी कम होगा, कॉम्पैक्ट भी होगा आपका। ये तो लॉजिक समझ में आ रही होगी आपको, रॉकेट साइंस तो है नहीं। चलिए, इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे और क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे एरेशन काफ़ी अच्छा होगा, है ना। एरेशन काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है? एरेशन आपको बहुत ही पुअर देखने को मिलेगा, पुअर एरेशन देखने को मिलता है ना, क्योंकि नीचे की तरफ हवा उतना ज़्यादा पहुँच नहीं पाती, है ना, उसमें पोर उतने प्रेजेंट होते नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर की बात करें, क्योंकि ये टॉप सॉइल है, ऊपर बहुत सारे आपके डिकम्पोज कर रहे होते हैं, चाहे प्लांट की बात करें, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, चाहे वो एनिमल्स की बात करें। बहुत सारे डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि उसको डिकम्पोज करके तो डिकम्पोज करते हैं। तो फाइनली ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? यहाँ पे सरफेस सॉइल पे ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें यहाँ पे, है ना, नंबर ऑफ एक्टिविटी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। नंबर ऑफ एक्टिविटी किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो क्या होता है?
ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अब अंदर की बात करें, अंदर उतना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते नहीं है, होते हैं तो टोटल ओ ए 2 लेयर में होते हैं। उसके नीचे जाओगे तो आपको देखने को मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पे माइक्रोबियल की एक्टिविटी जो होती है वो काफ़ी मतलब कम होती है, ठीक है। तो माइक्रोबियल एक्टिविटी यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कम देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो आपको पता है कि नंबर ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सरफेस सॉइल में ज़्यादा होंगे और सब सरफेस सॉइल में कम होंगे। तो पॉपुलेशन के सेंस में भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरफेस सॉइल में ज़्यादा है और सब में कम है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, सोचिए ज़रा। या आपको इसमें आपको हार्ड पेन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे मिट्टी का एक हार्ड पेन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये कम्प्लीटली वेदरिंग होके बना हुआ है और यहाँ पे आपको हार्ड पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे और क्या डिफरेंस हो सकता है इसके अंदर, सोचिए जरा, कुछ बताओ, सोचो, ठीक है। हाँ, अब क्या हो सकता है इसमें, इरोजन की अगर बात करें, क्योंकि ये टॉप सॉइल है, सबसे ऊपर है, तो वाटर इरोजन आराम से हो जाएगा, है ना। आप एयर की बात करें, हवा की बात करें तो उसके थ्रू भी इरोजन होता है, वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे इरोजन की जो चांसेस होती हैं वो क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करें तो इरोजन का चांसेस ना के बराबर होता है, बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये मिट्टी ऑलरेडी नीचे है, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे आप देखेंगे कि ये खुद ही इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है कि यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। तो इरोजन के चांसेस टॉप सरफेस सॉइल में ज़्यादा होते हैं, सब सरफेस सॉइल में कॉम्पिटिटिवली कम होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे फिजिकल मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से किया जा सकता है, ठीक है ना। इनका मैनेजमेंट हम काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इनको आप सही तरीके से मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि नीचे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये ज़्यादा फर्टाइल होते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। और तो इसको ये फर्टाइल होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, लेस फर्टाइल होते हैं, ठीक। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे आपको मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट देखने को मिलेंगे, मतलब यहाँ पे आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ही न्यूट्रिएंट मिलेंगे, ठीक है। न्यूट्रिएंट मिलेंगे लेकिन कुछ ही मिलेंगे। जैसे अगर आप नीचे जा रहे हो और नीचे आपको रेड सॉइल लिखा पड़ गया तो वहाँ पे आयरन ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन आप अगर ओ ए, है ना, आपको पता है ना लेयर क्या क्या लेयर होते हैं, तो देखिए ओ ए ई बी सी आर, ठीक है, ये लेयर होते हैं, है ना। आपको मैं पढ़ाऊंगा सॉइल प्रोफाइल तो वहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है, ओ ए ई बी सी आर, ठीक है। तो ये था हमारा आप जो कि डिफरेंस है सरफेस सॉइल में और सब सरफेस सॉइल में। फटाफट से एक बार मैं रिकॉल करवाता हूँ। देखिए सरफेस सॉइल कंप्लीटली वेदर होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टूटने के बाद ही हमारे बनते हैं, लेकिन ये पार्शियल वेदर्ड होते हैं, ठीक है। सरफेस सॉइल में काफ़ी ज़्यादा पोर्स होता है, फ्राइबल होता है, लेकिन ये मैसिव होता है, कॉम्पैक्ट होता है। एरेशन यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है, यहाँ पे पुअर होता है। यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर कम होते हैं। नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनकी पॉपुलेशन और उनकी एक्टिविटी सरफेस सॉइल में ज़्यादा होती है, लेकिन सब सरफेस सॉइल में कम होती है। यहाँ पे हार्ड पेन देखने को मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे हार्ड पेन देखने को अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपको हार्ड पेन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि सरफेस सॉइल है, काफ़ी ज़्यादा वेदर्ड होकर बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हार्ड पेन देखने को मिलेगा। इरोजन की चांसेस सरफेस सॉइल में ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे आपको इरोजन कम देखने को मिलेगा। फिजिकल मैनेजमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मतलब डिफरेंट होता है, मतलब डिफरेंट कनेक्शंस डिफिकल्ट होता है। ये फर्टाइल होता है, लेकिन ये लेस फर्टाइल होता है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपके 17 टाइप के न्यूट्रिएंट हैं मोस्टली आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सरफेस सॉइल के अंदर, लेकिन यह स्पेसिफिक मिलेगा आपको यहाँ पे, है ना। कोई यहाँ पे सारा का सारा नहीं मिलेगा आपको। तो ये कॉमन डिफरेंस था जो आपको पता होना चाहिए सरफेस सॉइल के अंदर और सब सरफेस सॉइल के अंदर क्या है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, इसलिए सॉइल आपको दिखाई पड़ेगा ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन बोल सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे डार्क ब्राउन आपको दिखाई पड़ेगा। और ये आपको क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर कम है, ये लाइट येलोइश दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ये दोनों में डिफरेंस क्या है? इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलिए। नो फ्रेंड्स, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि सरफेस सॉइल क्या होता है, सब सरफेस सॉइल क्या होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है आराम से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे आज सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, जो कि हमारा टॉपिक था। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे अगेन मूव करेंगे, लेकिन इस पर मूव करने से पहले ज़रूरी है कि मैं आपको एक रोड मैप दे दूँ, एक क्विक रिकैप करवा दूँ जो कि इसमें लिखा हुआ है, और आपको यहाँ पे फिर इसको जो पीपीटी में शेयर करूँगा, जो नोट शेयर करूँगा, वहाँ से इसको आप एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं अपने हम
स्क्रीन के ऊपर। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि फैक्टर, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, ठीक है। अब ये फैक्टर जो होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं, आपको भूलना नहीं है, एकदम एग्जाम के अंदर भूलिएगा नहीं। ये फैक्टर दो टाइप का होता है, एक होता है आपका पैसिव फैक्टर, ठीक है, और एक होता है आपका एक्टिव फैक्टर, ठीक है। क्लियर हो गया, पैसिव फैक्टर, एक्टिव फैक्टर। अब देखिए पैसिव फैक्टर के अंदर कौन कौन से आते हैं। इसके अंदर आपके तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर आते हैं, जैसे आपका पेरेंट मटेरियल, ठीक है, पेरेंट मटेरियल आएगा पैसिव फैक्टर के अंदर, एक मिनट, ठीक है। इसके अलावा क्या आएगा, रिलीफ, जिसको हम और क्या बोलते हो, टोपोग्राफी, ठीक है। इसके अलावा क्या आता है इसके अंदर, टाइम। तो ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपके पैसिव फैक्टर के आएंगे, इसके अंदर आएंगे, पेरेंट मटेरियल, रिलीफ जिसको हम टोपोग्राफी बोलते हैं, और टाइम, ठीक है। एक्टिव फैक्टर की बात करें तो इसमें आपका दो इंपॉर्टेंट हमारे कंपोनेंट आते हैं, जैसे इसमें आएगा आपका क्लाइमेट और क्या आएगा, वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिजम्स, ये आते हैं आपके एक्टिव फैक्टर के अंदर, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई कि भैया अगर फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, तो दो टाइप के फैक्टर होते हैं, पैसिव फैक्टर और एक्टिव फैक्टर। पैसिव फैक्टर के अंदर क्या आता है, पेरेंट मटेरियल, रिलीफ एंड टोपोग्राफी, और एक आता है आपका टाइम, ठीक है। एक्टिव फैक्टर के अंदर आपका क्लाइमेट आता है, वेजिटेशन और ऑर्गेनिजम्स आते हैं। यहाँ पे मैं आपको इसलिए इस पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एक MCQ पिछले एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपकी आंखें तेज नहीं होगी, आपका थोड़ा बुद्धि यूज नहीं करोगे, तो डेफिनेटली आपसे बनेगा ही नहीं। क्वेश्चन ये पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, ठीक है। आपको अब पता होना चाहिए कि ये तीन जो है वो पैसिव के अंदर आते हैं, क्लाइमेट और वेजिटेशन, और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्टिव फैक्टर के अंदर आते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया, अब भूलोगे नहीं। चलिए अब थोड़ा सा हम वन बाय वन इसको एक बार रिकैप करते हैं। अगर हम पेरेंट मटेरियल की बात करें तो आपको पता है कि हमारी जो सॉइल है इसका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है, सबसे नीचे जो हमारे रॉक्स होते हैं, बेड रॉक होते हैं, यहाँ से होता है। अगर आपको पता नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे लेयर क्या होते हैं, OAE BCR, सबसे नीचे रॉक होते हैं। इसमें वेदरिंग होगा फिर ये बनेगा, इसमें वेदरिंग होगा फिर ये लेयर बनेगा, इसमें वेदरिंग होगा ये बनेगा, इसमें वेदरिंग ये बनेगा, इसमें वेदरिंग, अगेन हमारा सबसे ऊपर ओ हॉरिजॉन बनता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर कॉन्टिन्यूस वेदरिंग होने की वजह से हमारा जो है वो सॉइल प्रिपेयर होता है। तो अब खुद सोचिए कि कहीं अगर इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, मिट्टी का फॉर्मेशन कहाँ से ओरिजिन हुआ, कहीं ना कहीं इसी पेरेंट मटेरियल से हुआ है ना, जो बैड रॉक था वहीं से स्टार्ट हुआ ना। अब ये खुद सोचिए, जिनके पेरेंट्स जैसे होंगे जाहिर सी बात है आपका बच्चा भी वैसा ही होगा, ठीक है। अब थोड़ा बहुत ये अलग है कि आप देखेंगे कि अब उतना ज़्यादा कंसेप्ट लागू नहीं होता कि जिनके पेरेंट्स जैसे हैं बच्चा उनका वैसे ही होगा। आजकल देखोगे पेरेंट्स अगर रिक्शा चला रहे हैं तो उनके बेटे IAS बन रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है। अगर उसकी अगर बात करूँ मॉर्फोलॉजी को लेके, है ना, उनके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स को जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन जो क्लाइमेटिक फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको बदलने में, ठीक है। अब मान के चलिए एग्जाम्पल लेते हैं आपको यहाँ पे, जैसे ग्रेनाइट के एग्जाम्पल लें, ठीक है। मान के चलिए ग्रेनाइट के अंदर वेदरिंग होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये एक्ट कर रहा है एज ए पेरेंट मटेरियल। तो अब जो सॉइल ग्रेनाइट से बनेगी उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहली बार ये कोर्स टेक्सचर देखने को मिलेगा आपको, है। इसके अंदर जो टेक्सचर होंगे वो कैसे होंगे, कोर्स होंगे। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करें तो वो भी काफ़ी कम होगा। इसके अलावा CC भी इसके अंदर कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा न्यूट्रिएंट भी ये सॉइल के अंदर कम देखने को मिलता है। तो देख पा रहे हो कि मतलब भैया अगर इसकी ओरिजिन ग्रेनाइट से हुई है तो ये सब फ्यूचर आपको देखने को मिलेंगे कि इस टाइप के सॉइल के अंदर, कि भैया इसके अंदर टेक्सचर कोर्स मिलेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी कम होती है ना, CC कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी कम होता है, न्यूट्रिएंट भी इसके अंदर आपको कम देखने को मिलेंगे। तो आप देख पा रहे हो कहीं ना कहीं जो आपका पेरेंट्स हैं, है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसी तरीके से जो सॉइल के अंदर जिनका जो पेरेंट मटेरियल होता है वो किस टाइप का सॉइल बनेगा वो उस पर काफ़ी डिपेंड करता है, ठीक है। ये समझ आ गया। चलिए दूसरा आपका आता है रिलीफ एंड टोपोग्राफी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कंसेप्ट है, आप देखिए, आपको पता है कि हमारी मिट्टी जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की होती है। जैसे अगर हम बात करें प्लेन एरिया में, ठीक है, यहाँ पे मिट्टी आपको अलग दिखाई पड़ेगी। आप अगर चले जाइए फॉरेस्ट एरिया में तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब मिट्टी ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी टोपोग्राफी है ना, मतलब आपका जो सॉइल जिस तरह से अगर टोपोग्राफी है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करती है कि आपकी मिट्टी कैसी होगी। प्लेन एरिया में आपको अलग दिखाई पड़ेगा, फॉरेस्ट एरिया
अलग दिखाई पड़ेगा, अगर स्लोपी एरिया है तो वहाँ अलग दिखाई पड़ेगा। मान के चलिए कि ये स्लोप है तो यहाँ पे जो आपको मिट्टी दिखाई पड़ेगी वो थीन दिखाई पड़ेगी, और यहाँ पे जो मिट्टी दिखाई पड़ेगी वो आपको थिक दिखाई पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इरोजन हो के मिट्टी नीचे की तरफ आके क्या हो गई है, एक्यूमुलेट हो गई है। तो यहाँ की मिट्टी आपको थिक दिखाई पड़ रही है, यहाँ की मिट्टी आपको पतला दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ सारे यहाँ से बह के यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो कि रिलीफ या टोपोग्राफी भी जो है वो बहुत हद तक निर्भर करता है कि मिट्टी आपकी कैसी होगी। ठीक है, समझ में आ गई बातें। अब आता है आपका अगला फैक्टर जो है टाइम। अब देखिए टाइम की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके अंग सॉइल होते हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी वो आपको दिखाई पड़ेंगे रेडिश कलर के। ठीक है, थोड़ा वीक होते हैं, लेकिन जो मैच्योर सॉइल होते हैं वो टाइट होते हैं, वो हॉरिजॉन के फॉर्मेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उसमें अच्छा खासा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब वो काफ़ी अच्छे टाइप के सॉइल माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आप कहीं ना कहीं देख पा रहे हो कि टाइम भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि आज मिट्टी ऐसी थी, टाइम बदला, उसमें वेदरिंग हुआ, उसमें क्लाइमेटिक फैक्टर काम किए और फिर वो मिट्टी किसी और तरीके की बन गई। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट जो है वो भी काफ़ी, सो टाइम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये था गाइस आपका पैसिव फैक्टर। अब हम बात करेंगे दैट इज आपका एक्टिव फैक्टर। ठीक है, क्लाइमेट। खुद सोचिए, क्लाइमेट की अगर बात करूं तो जस्ट मान के चलो ऐसा एरिया जहां पे रेनफॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, रेनफॉल अच्छा खासा हो रहा है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे किस टाइप का सॉइल बनेगा अगर रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है तो। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, अगर रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे टेम्परेचर, देखो ध्यान सुनना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एक क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा जाता है। अगर आप अच्छे एग्जाम के पेपर करोगे ना तो ये स्टेटमेंट में पूछ देता है। तो यहाँ पे हम इसको कंक्लूजन 1 करके लिख रहे हैं। पहली बात, पहला कंक्लूजन क्या में निकल के आएगा, देखो अगर मान के चलो कि रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो जाहिर सी बात है रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। और जब टेम्परेचर, याद रखना कि जब रेनफॉल ज़्यादा है टेम्परेचर कम है तो ये सॉइल है, अब इस पर रेनफॉल ज़्यादा हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो सॉल्ट एक्यूमुलेट थे, ध्यान सुनना, यहाँ पे जो सॉल्ट एक्यूमुलेट थे वो लीचिंग के थ्रू नीचे बैठेंगे, वो चले जाएंगे ना नीचे की तरफ, और जब नीचे की तरफ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो इसको अगेन प्लांट हमारा खींच नहीं पाएगा इवेपोट्रांसपिरेशन की मदद से। ठीक है, अभी रेनफॉल ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, इसकी वजह से यहाँ पे लीचिंग देखने को मिलेगा, जो सॉल्ट होंगे वो नीचे की तरफ एक्यूमुलेट होंगे, और जब सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आपको पता है कि कैसा सॉइल बनेगा, एसिडिक सॉइल बनेगा। ठीक है, बनेगा ना भाई, जिसको क्या बोलते हो, अल्केलाइन सॉइल। ठीक है, कैसे हुआ यहाँ पे भाई, रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है टेम्परेचर कम है, रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है, जो आपकी सरफेस के ऊपर सॉइल एक्यूमुलेट थी वो लीचिंग के थ्रू नीचे बैठ रही है, जब नीचे जा रही है। ठीक है, क्योंकि अब नीचे जा रही है तो इसके पास ऑप्शन क्या है बाहर निकलने का, कि प्लांट इसके जो रूट हैं वो इसको एब्जॉर्व करे और इवेपोट्रांसपिरेशन की मदद से इसको बाहर फेंके। लेकिन क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ही कम है तो प्लांट इवेपोट्रांसपिरेशन अच्छे तरीके से कर ही नहीं पाएगा कि इसके न्यूट्रिएंट को, ये जो इसके जो सॉल्ट हैं वो बाहर की तरफ आ सके। तो इसलिए सॉइल कैसे बन जाएगी, एसिडिक सॉइल, या फिर इसको क्या बोलते हो, अल्केलाइन सॉइल। इज इट क्लियर, पहला कंक्लूजन समझ में आ गया आपको। चलिए दूसरा बात करते हैं, अब कंक्लूजन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम बात को और देखेंगे, जैसे देखो अब एक तो था कि भैया रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है, अब क्या, अब इसी बात को हम पलटते हैं। चलो अब क्या है कि रेनफॉल कम हो रहा है। ठीक है, रेनफॉल आपका कम हो रहा है लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी का टाइम मान के चलो। ठीक है, रेनफॉल कम होता है लेकिन आपके जो टेम्परेचर होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो रेनफॉल कम हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ जो मिट्टी के अंदर जो सॉल्ट एक्यूमुलेट थी वो कहीं ना कहीं क्या होगा, ऊपर की तरफ आना स्टार्ट होगा। कैसे आएगा, प्लांट के रूट यहाँ पे जाएंगे, है ना। अब प्लांट के रूट्स जो हैं वो इनको एब्जॉर्व करेंगे और कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ले आएंगे। अब जब ऊपर की तरफ ले आएंगे तो यहाँ पे आप जो मिट्टी बनेगी वो कैसी बनेगी, बेसिक, क्योंकि मिट्टी के अंदर सॉल्ट बहुत ही कम है तो बेसिक सॉइल बनेगा। ठीक है, इसको और क्या बोलते हो, अल्केलाइन सॉइल बोलते हो। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया जब उस कंडीशन में क्या बनेगा, इस कंडीशन में क्या बनेगा। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब हम बात करते हैं वेजिटेशन या फिर ऑर्गेनिजम्स की। तो आपको पता है कि अगर हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारी जो वेजिटेशन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, मिट्टी के फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो होप्स आपको जो मैंने एक शॉर्ट में समझाया वो चीज़ें समझ में आई होगी, और वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मैं उसको पढ़ने से बेटर था कि आपको एक लॉजिक वे में समझा दिया। देखो यहाँ पे
अगर मैं बात करूँ सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर की, तो आपको पता है कि तीन आपके दो एक्टिव पैसिव काम करते हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जस्ट मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाई, वो इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर रेनफॉल ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगी तो कैसा सॉइल बनेगा, एसिडिक। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, रेनफॉल कम होगी तो कैसा सॉइल बनेगा, बेसिक। क्यों बनेगा मैंने बताया और यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा। अब यहाँ से देखिए एग्जाम के अंदर क्या होता है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस करके, एक्टो डायनोमॉर्फिक सॉइल और इंडो डायनोमॉर्फिक सॉइल, ठीक है। एक्टो डायनेमोमॉर्फिक सॉइल और एक होते हैं आपके इंडो डायनेमोमॉर्फिक सॉइल, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए अगर मैं बात करूं एक्टो की, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, यही चीज़ का खेला है कि अगर एक्टो की बात करें तो एक्टो के अंदर जो आपके क्लाइमेट का इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट, वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन पेरेंट्स मैटर, जो आपके पेरेंट्स मटेरियल हैं, उनका इफेक्ट काफ़ी कम होता है। मतलब कि एक्टो मतलब उसको सोचे ना, बाहर की बात कर रहा है वो, ठीक है, मतलब ये ऊपरी लेयर की बात कर रहा है, टॉप सरफेस की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ना, क्योंकि अब इसके ऊपर क्लाइमेट काम कर रहे हैं, प्रॉपर उसमें रेनफॉल हो रहे हैं, टेम्परेचर का वेरिएशन देखने को मिल रहा है, एरेशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे सॉइल के अंदर जो आपके क्लाइमेट का इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा, है ना, एज कम्पेयर टू पेरेंट मटेरियल। तो याद रखिएगा ये चीज़ हमेशा कि जो एक्टो डायनोमोमॉर्फिक सॉइल होते हैं उसके अंदर, ठीक है, जो आपके क्लाइमेट का इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है और पेरेंट्स मटेरियल का इफेक्ट कम होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर बेसॉल्ट ले लीजिए, इसमें हाई रेनफॉल होगा तो इसमें ये क्या बन जाएगा, आपका लेटराइटिक बन जाएगा। अब इसमें लेटराइजेशन प्रोसेस होगा तो लेटराइट सॉइल बन जाएगा, ठीक है। सारी बातें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि भैया जो क्लाइमेट का इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पेरेंट मटेरियल का इफेक्ट जो है वो उतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, ठीक है, एक्टो के अंदर। लेकिन इंडो की बात करें तो इंडो के अंदर उल्टा होता है। इंडो में क्या होता है, जो पेरेंट्स मटेरियल हैं इनका इफेक्ट ज़्यादा होता है, लेकिन क्लाइमेटिक फैक्टर का इफेक्ट क्या होता है, काफ़ी कम होता है। यहाँ पे क्लाइमेट उतना ज़्यादा काम नहीं करता है, ठीक है। जैसे अगर बात करें इसके अंदर पीट सॉइल, मग सॉइल, है ना, मर सॉइल, तो ये जो है इनके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, समझ में आ गई बातें। अब मैंने बताया था कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि अगर ऑर्गेनिज्म होंगे तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक मैटर का एक्युमुलेशन होगा, प्रोफाइल मैन्यूरिंग देखने को मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग होंगे और सबसे बड़ी बात कि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अब क्योंकि ऊपर में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। कोई चीज़ अगर मर रही है तो उसको ये डिके कर रहे हैं, ठीक है, हमारी मिट्टी में मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अब मैंने बताया था आपको पैसिव फैक्टर, जो आपके पेरेंट मटेरियल, रिलीफ या टोपोग्राफी, टाइम हो गया, ठीक है। और फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टर्म आएंगे जो कि आपको जानना चाहिए और एग्जाम के अंदर उसको कई बार डिफाइन करने के लिए दे देता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें हम ह्यूमिफिकेशन की, तो नेम से इंडिकेट हो रहा है ह्यूमिफिकेशन, मतलब कि यहाँ पे जो आपके रॉ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ह्यूमस के अंदर, ठीक है, समझ में आ रहे हो। मतलब ये रॉ ऑर्गेनिक मैटर था, इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम किए और इसको कन्वर्ट कर दिए किसमें, ह्यूमस में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ह्यूमिफिकेशन, ठीक, इज इट क्लियर। चलिए अगला टर्म आता है आपका इलुविएशन। देखिए इलू मतलब एग्जिट, ठीक है, तो कई बार क्या होता है, देखिए आपको पता है ना आपका लेयर क्या है, OAEBCR। अगर आप ऊपर से जाओगे सॉइल में नीचे की तरफ तो ये लेयर मिलेंगे आपको। अब यहाँ पे प्रेजेंट है आपका ए होरिजोन, ठीक है, अब इस पर क्या होते हैं, बहुत सारे आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका आयरन ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, सिलिका ऑक्साइड हो गया, ह्यूमस, कैल्शियम कार्बोनेट, क्ले होते हैं। अब यहाँ पे हो गया रेनफॉल, और जब रेनफॉल होगा तो जाहिर सी बात है ना कि अपने साथ ये क्या होगा, न्यूट्रिएंट को लेके जाएगा, जिसको हम लीचिंग बोलते हो, तो साथ में लेके जा रहा है। अब ये लेके जा रहा है ना, मतलब यहाँ से एग्जिट हो गया न्यूट्रिएंट, है ना, वास हो गया, इसी को बोलते हैं हम इलुविएशन। और सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये कौन से लेयर में देखने को मिलता है, तो A2 और E हॉरिजॉन में आपका इलुविएशन देखने को मिलता है, वाशिंग देख मतलब हो जाता है न्यूट्रिएंट का, ठीक है, ड्यू टू एक्सेस रेनफॉल, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से वास हो गए, अब कहीं पे जाके तो रुकेंगे ना न्यूट्रिएंट, जहाँ पे जाके ये रुकेंगे वो होता है आपका बी हॉरिजॉन, और यहीं पे इनका होता है एक्युमुलेशन, और इसी को हम बोलते हैं इलुविएशन। तो एक वाशिंग इन, एक वाशिंग आउट, ठीक है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पे जाके एक्युमुलेट हो रहे हैं वो लेयर होता है बी हॉरिजॉन। तो इसलिए कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है इलुविएशन में कौन लेयर हमारे शामिल होते हैं, A2 और E, और इलुविएशन में शामिल होता है आपका बी हॉरिजॉन, जहाँ पे न्यूट्रिएंट हमारा जाके क्या होते हैं, एक्युमुलेट होते हैं। अगला आता है
जोनेशन ये क्या होता है, यहाँ पे हॉरिजॉन का अलग अलग, आपको पता ना, अलग अलग ओ ए ई बी सी आर, ये जो हॉरिजॉन बन रहे हैं इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम हॉरिजोनेशन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला आपका आता है कैल्सिफिकेशन। भैया कैल्सिफिकेशन में क्या हो रहा है, देखिए कैल्सिफिकेशन के अंदर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक्युमुलेशन होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक्युमुलेशन होगा, इनके वजह से कैल्सिक हॉरिजॉन बनता है और यहाँ पे जो मिट्टी बनेगी वो कैलकेरियस सॉइल बनेगी। ठीक, इज इट क्लियर। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, कैल्सिफिकेशन बोलते हैं, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्युमुलेशन हो रहा है। डी की बात करें, डी जहाँ डी लग गया, चाहे वो डी सकरिंग की बात कर लो, चाहे डी रिमूवल की बात, दैट मीन्स कि डी का सिंपल सा मतलब होता है रिमूवल, कोई ना कोई चीज़ यहाँ से रिमूव होगा। तो डी कैल्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा एक्युमुलेट हुआ था वो अब क्या होगा, रिमूव होगा। ठीक है, कैसे, लीचिंग के थ्रू। ठीक, समझ में आ गया, तो इसको बोलते हैं डी कैल्सिफिकेशन। अब देखो एक आता है लेटराइजेशन। ठीक है, ये क्या होता है, अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे ध्यान सुनना, ये दोनों टर्म आपस में मिलता जुलता है, कंफ्यूज मत करना एग्जाम के अंदर, दोनों में से किसी एक को याद रखना। ठीक है, जब हम लेटराइजेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, सिलिका का रिमूवल, सिलिका आपका हटेगा और एक्युमुलेट क्या होगा, आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, जिसको हम सेस्कोसाइड बोलते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में सेस्कोसाइड लिखा हुआ आएगा, तो याद रखिएगा किसकी बात कर रहा है वो, एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड की बात कर रहा है वो। तो इसका एक्युमुलेशन हो रहा है और सिलिका का रिमूवल हो रहा है, और इसी की वजह से आपका लेटराइट और लोटोसोल या फिर ऑक्सीसोल सॉइल बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसी का उल्टा है आपका पोर्जोलाइजेशन। ठीक है, इस यहाँ पे क्या होता है, इसी को बोलते हैं सिलिकेशन। तो ये क्या होता है, देखो इसी का ये इन्वर्स प्रोसेस है, यहाँ पे आपका सिलिका का एक्युमुलेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सिलिका का रिमूवल होगा और सेस्कोसाइड का एक्युमुलेशन होगा। ठीक है, ये होता है आपका पोर्जोलाइजेशन के अंदर। अगला आता है स्लाइनेशन। स्लाइनेशन के अंदर क्या होता है, सॉल्ट का एक्युमुलेशन होता है, चाहे वो आपका जैसे सल्फेट्स हो, क्लोराइड हो, है ना, कैल्शियम क्लोराइड हो, मैग्नीशियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, ये क्या होंगे आपके सॉइल के अंदर एक्युमुलेट होते हैं सॉल्टी फॉर्म में, जिसकी वजह से सॉल्ट आपका बढ़ने लगता है, और इसी को बोलते हैं हम क्या, सेलेनाइजेशन। ठीक है, मोस्टली आपको एरिड और सेमी एरिड रीजन में देखने को मिलते हैं। अगला आता है आपका डिसलाइनेशन। अब ये क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, डी मतलब हट रहा है, लीचिंग हो रहा है, मतलब यहाँ पे सॉल्ट का क्या होगा, रिमूवल होगा। ठीक है, अगला आता है सोलोनाइजेशन, जिसको हम अल्केलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ सोडियम आयन एंड एक्सचेंज कैपेसिटी। हाँ, जाहिर सी बात है, यहाँ पे आपका सोडियम आयन एक्युमुलेट हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज सोलोनाइजेशन, और इससे जो बनेगा वो सोडी सॉइल बनता है। ठीक है, अब आता है आपका डी अल्केलाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, देखिए बोलता है द प्रोसेस रिफर टू रिमूवल ऑफ सोडियम। ठीक है, अब सोडियम आयन जो है वो रिमूव हो रहा है, फिर ना कहाँ से, एक्सचेंज साइड से, एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व डिस्पर्सन ऑफ क्ले। डिस्पर्सन अकर व्हेन सोडियम आयन बिकम हाइड्रेटेड। जाहिर सी बात है, यहाँ पे सोडियम एक्युमुलेट हो रहा था, तो उसको क्या बोल रहे थे, सोलोनाइजेशन, और यहाँ पे उसका हो जाएगा रिमूवल। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे सोडियम एक्युमुलेट हो रहा है, यहाँ पे सोडियम आपका रिमूव हो रहा है। अगला आता है आपका पेडोटर्वेशन। पेडोटर्वेशन क्या होता है, ध्यान समझना, अगर हम बात करें पेडोटर्वेशन की, तो ये क्या होता है, ध्यान समझो। यहाँ पे क्या होता है, आपके सॉइल जो है वो मिक्स हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे सॉइल मिक्सिंग ऑफ सॉइल, इतना देखिएगा कि जब भी पेडोटर्वेशन की बात करेगा तो यहाँ पे आपका सॉइल का क्या होता है, मिक्सिंग हो जाता है, अलग अलग सॉइल आपस में आके मिक्स कर जाते हैं। अगर हम फोना की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे, एंड फोना के अंदर हम एनिमल के हम पढ़ते हैं ना, तो एनिमल की वजह से हम मिक्सिंग हो रहा है। फ्लोरल की बात करें तो प्लांट की वजह से मिक्सिंग हो रहा है। और अगर हम इसके अलावा, है ना, आर्जेलिक की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका जैसे चर्निंग प्रोसेस के थ्रू मिक्सिंग हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा आर्जेलिक पोडोटर्वेशन के अंदर। ठीक है, समझ में आ गई बातें। अगला टर्म आता है आपका ग्लाइजेशन। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है कि ये आपकी मिट्टी है, पुअर एरेशन है, मतलब उसके अंदर हवा का एक्सेस बहुत ही खराब हो रही है, जिनकी वजह से वाटर लॉक कंडीशन में जाता है। हाँ, वाटर लॉक कंडीशन बन गया। अब वाटर लॉक कंडीशन होने की वजह से जो आयरन है, मैग्नीज है, ये कंपाउंड रिड्यूस होने लगते हैं, मतलब हटने लगते हैं। ठीक है, और जब ये हटने लगेंगे तो ब्लू ग्रीन अलग अलग कलर का हमारा क्ले बन जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समझना प्रोसेस को, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं क्या बोल रहा हूँ कि भैया ये आपकी सॉइल है, इस सॉइल के अंदर हवा का एक्सेस बहुत ही पुअर है, ना के बराबर है। ठीक है, तो अब इनकी वजह से क्या होता है, हवा का एक्सेस हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे वाटर लॉक कंडीशन डेवलप हो जाएगा। और जब वाटर लॉक कंडीशन डेवलप हो जाता है तो इसके अंदर आयरन और मैग्नीज कंपाउंड जो है वो
रिड्यूस होने लगते हैं, और जब ये रिड्यूस होने लगेंगे तो जो आपके जो सॉइल थी वो ब्लू ग्रीन ग्रे कलर में वो क्ले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसी से क्या बनता है हमारा हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम लोग ग्लाइजेशन। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बातें इतनी। चलो, तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ अब मिनरल मैटर। देखो सुन ध्यान से, ये हम मिनरल मैटर की बात यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया हुआ हूँ, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है। आप हमारे अगर सॉयल साइंस के प्लेलिस्ट को चेक करेंगे ना, तो मैंने सारा चीज़ को पढ़ाया हुआ है। मैं उसको एज एम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। आप क्या करना, सॉइल एयर की बात कर लें, सॉइल वाटर की बात कर लें, मिनरल मैटर की बात कर लें, ऑर्गेनिक मैटर की बात कर लें, इसको आप हमारे उस लेक्चर से पढ़ लेना। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अच्छे तरीके से और डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो उससे वहाँ पे जाके पढ़ लेना। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। देखो यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है जो मैंने बताया था आपको, सरफेस सॉइल और सब सरफेस सॉइल में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ से भी उसको रिवाइज कर लेना। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में आपका लंबा क्वेश्चन आता है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।